नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जोनल रेलवे ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर द्वारा निर्मित क्वेश्चन बैंक, जो कि LWR पर आधारित है। यह प्रश्न बैंक जो है, यह काफी पहले बनाया गया था उदयपुर के द्वारा। समय के साथ साथ इसमें कई परिवर्तन की आवश्यकता थी, कि इसलिए जो सवाल अभी के लिए उपयोगी नहीं है, उन सवालों को हमने इसमें से बदल दिया है। इसके अलावा और भी कई सवालों को चेंजेस किए गए हैं, कुछ के ऑप्शन में चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि इसके बाद कई करेक्शन स्लिप्स आए। तो उन बातों को ध्यान रखते हुए हम इस जो प्रश्नावली है इसको शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से, कि बड़ी लाइन में लंबी बिल्डर रेल की कम से कम लंबाई हो सकती है। द मिनिमम लेंथ ऑफ लॉन्ग बिल्डर रेल इन ब्रॉड गेज लाइन कैन बी। तो लंबी बिल्डर रेल में, ब्रॉड गेज लाइन में जो कम से कम लंबाई होती है वह हो सकती है 250 मीटर। इसका जवाब होगा 250 मीटर। प्रश्न संख्या 2, बड़ी लाइन में लंबी बिल्डर रेल की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? What is the maximum length of the long belted rail in broad gauge line? तो ब्रॉड गेज लाइन में जो अधिकतम लंबाई LWR की हो सकती है वो हो सकती है एक ब्लॉक सेक्शन तक। और इनमें से कोई ऑप्शन उसमें सुटेबल नहीं लग रहा है जो ABC में दिया हुआ है, तो अतः इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जवाब होना चाहिए था एक ब्लॉक सेक्शन तक। प्रश्न संख्या 3 की ओर चले हम। तो प्रश्न संख्या 3 की ओर अगर हम बात करें, तो प्रश्न संख्या 3 में हमारे पास जो सवाल है वह दिया हुआ है कि लंबी बिल्डर रेल में टी मैक्स और टी मिनिमम तापमान के औसत को क्या कहा जाता है? तो लंबे बिल्डर रेल में टी मैक्सिमम या टेम्परेचर मैक्सिमम फॉर द डे और टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम फॉर द डे के औसत को कहा जाता है TM कहा जाता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि TM यानी मीन रेल टेम्परेचर की बात की गई है यहाँ पर। थर्मल फोर्स को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है? अर्थात थर्मल फोर्सेस कैन बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग वे। थर्मल फोर्सेज की का फॉर्मूला क्या है? तो P इक्वल्स टू AE अल्फा टी होता है। तो यहाँ थर्मल फोर्स का जो फॉर्मूला है आपसे पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन ए, AE अल्फा टी। अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर चलें। तो प्रश्न संख्या 5 में हमसे पूछा गया है कि TD तापमान पर 52 किलोग्राम रेलखंड SEJ का मानक गैप कितना होता है? अर्थात जब TD यानी कि जब SEJ को ले किया जाता है, तो उस समय SEJ का मानक गैप कितना रखा जाता है? तो SEJ का मानक गैप उस समय रखा जाता है 40 mm। प्रश्न संख्या 6, डबल लाइन खंड पर SEJ की टंगरेल का मुख किस ओर रखा जाता है? द टंगरेल ऑफ द SEJ इज प्लेस्ड ऑन द डबल लाइन सेक्शन। चूंकि डबल लाइन सेक्शन पर ट्रेन की मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होती है, इसलिए यह कोशिश की जाती है कि डबल लाइन खंड में SEJ का टंगरेल ट्रैफिक की फेसिंग डायरेक्शन में हो, ताकि गाड़ियों के मूवमेंट के का उस पर विपरीत प्रभाव के कारण उसके SEJ की गैप को जाम होने से उसे बचाया जा सके। क्योंकि अगर ट्रैफिक की ही डायरेक्शन में कर दिया जाएगा, तो LWR के कारण जो फोर्सेज लग रहे हैं, जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण फोर्सेज लग रहे हैं, और रोलिंग मूवमेंट के कारण जो फोर्सेज लगेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण से SEJ का गैप हमारा काफी कम हो सकता है। यानी कि एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा मूवमेंट हमको शो होगी, इसलिए ट्रैफिक की फेसिंग डायरेक्शन में इसे रखा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला सवाल है कि कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग कब शुरू की जाती है? तो कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग की शुरुआत TD-30 डिग्री से नीचे रेल तापमान जाने पर की जाती है। जब भी TD-30 से नीचे चला जाता है, तो उसमें तापमान TD-30 डिग्री के तापमान पर की जाती है।
खासतौर पर किसी किसी जोनल रेलवेज में इसके लिए अलग से कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग के लिए नियम्स भी बनाए जाते हैं। जैसे कि वेस्टर्न रेलवे में कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग के लिए जो पीसी सर्कुलर जारी करते हैं उसमें दिया गया जाता है कि TD-20 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही तापमान नीचे आता है तो कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग शुरू कर दी जानी चाहिए। तो यह ही एक स्पेसिफिक केस है। बाकी मैनुअल के हिसाब से अगर देखा जाए तो TD-30 डिग्री से नीचे रेल तापमान होने पर कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग की जाती है। तो परीक्षा के हिसाब से TD-30 डिग्री सेल्सियस ही सही होगा। हॉट वेदर पेट्रोलिंग शुरू की जाती है जब तापमान कितना डिग्री से अधिक हो जाता है, जब स्लीपर डेंसिटी 1660 हो एवं स्लीपर टाइप वाइडर स्लीपर हो। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपका रेलवे ट्रैक वाइडर स्लीपर पीएससी हो, यानी पीएससी स्लीपर उसमें इस्तेमाल किया गया है, वाइडर स्लीपर इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ स्लीपर डेंसिटी 1660 रखी गई है, तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग की शुरुआत किस तापमान से अधिक होने पर की जाएगी। यह एक लेटेस्ट सवाल है जो कि नज़दीक में आए गए करेक्शन स्लिप पर आधारित है। तो इसमें जो हॉट वेदर पेट्रोलिंग शुरू की जाती है वह की जाती है TD+30 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका जवाब होगा TD+30 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 9 की ओर चले। मौजूदा कंक्रीट ट्रैक के लिए जो गिट्टी संघनन है, यानी कि कंसोलिडेशन है, टैंपिंग ऑपरेशन में व्यवधान से संबंधित रख रखाव गतिविधि की गई है। तो कंसोलिडेशन को पूरा कब माना जाता है, यानी कि ट्रैक पर से अगर कितना लोड पास हो जाए तो कंसोलिडेशन को पूरा मान लिया जाएगा। यहाँ सवाल कुछ इसलिए पूछा गया है कि कंक्रीट स्लिपमेज में जब भी हम मेंटेनेंस ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो मेंटेनेंस ऑपरेशन करने के बाद जो बैलास्ट का कॉम्पैक्शन है वो टूट जाता है। तो बैलास्ट का कॉम्पैक्शन आने में कुछ समय लगेगा। यहाँ पर सवाल में ये पूछा गया है कि कितना लोड पास हो जाए उस ट्रैक पर से तो मान लिया जाएगा कि कंसोलिडेशन पूरा हो गया है। तो वैसे तो इसके लिए और भी कई नियम हैं, पर जिस जो सवाल से संबंधित नियम है इसमें सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि कितना लोड पास होने पर कंसोलिडेशन माना जाएगा। तो कंसोलिडेशन के लिए नियम बनाया गया है कि 50,000 ग्रॉस टन। तो 50,000 ग्रॉस टन अगर पार कर जाता है तो हम मान लेंगे ऐसा कि यहाँ पर कंसोलिडेशन पूरा हो गया है। प्रश्न संख्या 10 की ओर चले। तो प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि नए बिछाए गए ट्रैक, चाहे वो CTR के द्वारा हो या TSR के द्वारा हो या डीप स्क्रीनिंग किया गया हो, ऐसे ट्रैक में कंसोलिडेशन पूरा कब माना जाएगा। इसके पहले के सवाल में मेंटेनेंस से संबंधित था। यहाँ पर पूछा गया है कि TSR किया गया हो या CTR किया गया हो या डीप स्क्रीनिंग किया गया हो, तो उस ट्रैक पर से कंसोलिडेशन को कब पूरा माना जाएगा, यानी ट्रैक पर से निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद कंसोलिडेशन पूरा माना जाता है। तो जो मैकेनाइज सिस्टम है या न्यूली जो ट्रैक बिछाया जाता है, तो मैकेनाइज सिस्टम में नियम है कि पैकिंग का 3 दौर पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि 3 राउंड ऑफ पैकिंग होनी चाहिए, और जिसमें भी दो लास्ट जो टैंपिंग होगी वो मशीन द्वारा, बाकी अगर आज तीनों ही मशीन के द्वारा कर दिया गया हो तो कोई बात नहीं, पर मशीन के 3 दौर में अंतिम 2 दौर की जो टैंपिंग है वो कम से कम टैंपिंग मशीनों द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी है इसका बिल्कुल ही सही जवाब है कि 3 दौर, जिसमें कि लास्ट 2 जो टैंपिंग होगी वो होगी मशीनों के द्वारा, यानी कि ऑन ट्रैक टैंपर्स के द्वारा। प्रश्न संख्या 10 की ओर चले। तो प्रश्न संख्या हम 10 की ओर में 10, सॉरी, प्रश्न संख्या 10 तो हम बात कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं कि रेल तापमान रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा थर्मामीटर काम में लाया जाता है। तो रियल थर्मामीटर रिकॉर्ड करने के लिए जो मैनुअल में दिया गया है कि उसमें कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग टाइप थर्मामीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, डायल टाइप थर्मामीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है और एम्बेडेड टाइप थर्मामीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रश्न के हिसाब से एम्बेडेड टाइप का थर्मामीटर या डायल टाइप का थर्मामीटर या कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग टाइप का थर्मामीटर सभी इस्तेमाल किए जाते हैं।
अतः इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। अब इसमें ये ध्यान रखने का है कि कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग टाइप का थर्मामीटर जनरली ऑफिसेज के आसपास लगाए जाते हैं जहां पर लगातार रिकॉर्डिंग करनी होती है। एम्बेडेड टाइप का थर्मामीटर अभी आप गैंगों में देखते होंगे जिसे रेलों में चिपका दिया जाता है और इसके बेव में, और तकरीबन इसमें टाइम पता करने में या टेम्परेचर पता करने में कुल 8 मिनट के आसपास का समय लगता है। डायल टाइप का थर्मामीटर अभी ज्यादा प्रचलन में नहीं है, पर मैनुअल के हिसाब से ये तीनों ही सही है। प्रश्न संख्या 12, किस प्रकार के बैलेस्टेड डेक को बिना बियरिंग के एलडब्ल्यूआर के साथ बिछाया जा सकता है, यानी विच टाइप ऑफ बैलेस्टेड डेक कैन बी लेड विद द एलडब्ल्यूआर विदाउट बियरिंग? स्लैब, बॉक्स कल्वर्ट या आर्च? तो इन तीनों में ही स्लैब, बॉक्स कल्वर्ट और आर्च प्रकार का अगर बैलास्टिक डेक है तो ये बगैर बियरिंग के ही इसके ऊपर एलडब्ल्यूआर को बिछाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका उपयुक्त इसका जवाब होगा। प्रश्न संख्या 13, अत्यधिक गर्मी और सर्दी के महीनों के दौरान पुल के अप्रोच पर 50 मीटर तक की लंबाई में बैलास्ट का ढेर लगाया जाता है। वह ढेर किस ऊंचाई तक लगाया जाता है? तो यहाँ पर ये स्पेशल जो पूछा गया है कि ड्यूरिंग द एक्सट्रीम समर एंड विंटर ऑन द अप्रोच ऑफ द ब्रिजेस बैलास्ट स्टैक अप टू 50 मीटर लॉन्ग आर प्लेस्ड। तो यहाँ पर जो ये मेंटेनेंस से संबंधित है, तो यहाँ पर है कि रेल फुट तक ऐसा किया जाता है, यानी अप टू द रेल फुट। सवाल संख्या जो है 14, पीएससी पॉइंट एंड क्रॉसिंग को एलडब्ल्यूआर के साथ या सीडब्ल्यूआर के साथ आइसोलेट करने के लिए कितने रेल लेंथ का पैनल डालते हैं? तो यहाँ पर सवाल है कि पीएससी पॉइंट एंड क्रॉसिंग का जो जवाब है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग से एलडब्ल्यूआर को अगर आइसोलेट करना है तो हमें कितने रेल लेंथ का पैनल डाला जाएगा? तो ये 39 मीटर होता है, यानी कि तकरीबन 3 रेल लेंथ का पैनल इसमें से डाला जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 3 रेल लेंथ पैनल। प्रश्न संख्या 15, रिवर्स कर्व पर कॉमन टेंजेंट पॉइंट से दोनों ओर 100 मीटर तक कम से कम कितनी शोल्डर बैलास्ट रखी जाती है? What is the minimum quantity of the shoulder ballast to be placed 100 meter on either side of the common tangent point on the reverse curve? और यह जो शोल्डर बैलास्ट रखी जाती है, ये रखी जाती है 600 mm। प्रश्न संख्या 16, वाइडर स्लीपर एवं 1660 स्लीपर डेंसिटी एलडब्ल्यूआर अथवा सीडब्ल्यूआर ट्रैक का अनुरक्षण कार्य तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है? तो जैसा कि अभी तक आप जानते होंगे कि अभी तक वाइडर स्लीपर के अलावा जो अनुरक्षण तापमान था वो TD+10 डिग्री सेल्सियस तक ही किया जा रहा था। पर वाइडर स्लीपर आ जाने के बाद एवं 1600 स्लीपर डेंसिटी के साथ जो ट्रैक डाला जाता है, इसमें 5 डिग्री की बढ़ोतरी की गई है, यानी TD+15 डिग्री तक का हम अनुरक्षण काम कर सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 17, एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर में टीएम का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टीएम इन एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर? तो टीएम डिफाइन करता है मीन रेल टेम्परेचर को, यानी कि एवरेज ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड द लोएस्ट टेम्परेचर। तो इसका जवाब होगा मीन रेल टेम्परेचर। एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर में टीडी का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टीडी इन एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर? टीडी का मतलब होता है कि स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर, यानी जिस तापमान पर उसे स्ट्रेस फ्री मान लिया जाता है उसे बोलते हैं टीडी बोला जाता है। तो इसका जवाब होगा स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर। प्रश्न संख्या 19 की ओर चले। एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर में टीओ का क्या अर्थ है? तो एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर में टीओ का अर्थ, टीओ का प्रयोग हम उस वक्त करते हैं जब हम डी स्ट्रेसिंग का काम
मशीनों के द्वारा किया जाता है, नहीं रेल टेंसर के द्वारा किया जाता है। जब हम रेल टेंसर के द्वारा इस्तेमाल करते हैं तो हम टीडी की जगह पर टीओ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जिस टेम्परेचर पर रेल को हमें डी स्ट्रेस करना है वह उस टेम्परेचर को टीओ मानते हैं, और डी स्ट्रेसिंग के बाद उसी टीओ को टीडी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यानी कि इसका जवाब हो गया कि टेम्परेचर ऑफ द डी स्ट्रेसिंग फ्रॉम द रेल टेम्परेचर, जिस तापमान पर रेल टेंसर के द्वारा जो डी स्ट्रेसिंग किया जाता है उस तापमान को टीओ कहा जाता है, और बाद में टेम्परेचर डी स्ट्रेसिंग करने के बाद यही टीओ टीडी में कन्वर्ट हो जाता है। एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर में टीपी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ द टीपी इन द एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर? टीपी, यहाँ पर पी जो है वो प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर से डिनोट करता है। टीपी मतलब प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर। प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर का मतलब होता है कि वर्तमान रेल टेम्परेचर, जब आप डीस्ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो जो उस समय डीस्ट्रेसिंग करते समय जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को डीस्ट्रेसिंग रेल टेम्परेचर, मतलब रेल को डीस्ट्रेसिंग करते समय जो वर्तमान रेल का टेम्परेचर होता है उसे टीपी कहा जाता है, प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, बड़ी लाइन में एंकर लंबाई कितने मीटर की होती है? हाउ मेनी मीटर्स इन द एंकर लेंथ इन द ब्रॉड गेज लाइन? जब हम डीस्ट्रेसिंग करते हैं टेंसर के द्वारा में तो जिन लंबाइयों को हमें खींचना होता है उस उसको एंकरिंग करने के लिए उसके पीछे कितनी लंबाई कम से कम एंकर्ड होनी चाहिए? तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया जाता है कि टी ओ माइनस टी पी, क्योंकि हम ये रेल टेंसर के द्वारा कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप मान लें कि 40 डिग्री सेल्सियस पर आपको डीस्ट्रेसिंग करनी है और इस वक्त अगर आपके पास 35 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो टी ओ माइनस टी पी हो जाएगा 5। तो 5 में अगर 2.5 से, अगर ब्रॉडगेज लाइन है तो आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 12.5। यानी कम से कम 12.5 मीटर की लंबाई रेल एंकर्ड होनी चाहिए, यानी कि ईआरसी फिटिंग्स वगैरह लगे होने चाहिए। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, 2.5 इंटू टी ओ माइनस टी पी। क्वेश्चन नंबर 21, एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर के प्रत्येक छोर पर लंबाई जो तापमान परिवर्तन के कारण विस्तार या संकुचन के अधीन होती है, यानी कि जब भी कोई एलडब्ल्यूआर के आखिरी सिरे पर जो एरिया या जो लेंथ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, उस लंबाई को क्या कहा जाता है? एंड दैट इज नोन एज श्वसन लंबाई, यानी कि ब्रीदिंग लेंथ। क्वेश्चन नंबर 23, रेल फ्रैक्चर के बाद पहली गाड़ी गुजारी जाती है तो किस गति से पहली गाड़ी गुजरती है रेल फ्रैक्चर के बाद? एक्चुअली यहाँ पर ये जो सवाल है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है कि रेल फ्रैक्चर के बाद इमरजेंसी रिपेयर के बाद कौन सी गाड़ी गुजारी जाती है। तो यहाँ पर हम संभवतः अगर इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लें तो दैट इट शुड बी बेटर कि आफ्टर रेल फ्रैक्चर, यानी कि आफ्टर इमरजेंसी रिपेयर, आफ्टर इमरजेंसी रिपेयर। तो इमरजेंसी रिपेयर के बाद पहली ट्रेन किस गति से गुजारी जाएगी? तो इसका हम जो जवाब लेंगे वो जवाब होगा स्टॉप डेट, या फिर इसका जवाब सही होगा। आफ्टर इमरजेंसी रिपेयर, रेल फ्रैक्चर के बाद पहली गाड़ी, रेल फ्रैक्चर के बाद इमरजेंसी रिपेयर के बाद पहली गाड़ी कब गुजारी जाती है? तो स्टॉप डेट है 10 kmph के थ्रू। प्रश्न संख्या 24, रेल फ्रैक्चर पर इमरजेंसी रिपेयर करने वाला सबसे छोटा अधिकारी क्या होता है? द मिनिमम लेवल ऑफ ऑफिशियल टू डू इमरजेंसी रिपेयर ऑन द रेल फ्रैक्चर। आप मैनुअल में पढ़ेंगे तो उसमें दो चीजें दी गई है कि इमरजेंसी रिपेयर करने वाला जो मिनिमम कर्मचारी होता है वो कीमैन होता है। साथ साथ यह भी दिया हुआ है कि जो ट्रैकमैन वैध योग्यता प्रमाण पत्र है, यानी वैलिड सर्टिफिकेशन जिसके पास है वो भी कर सकता है। तो उस कंडीशन से अगर ये दोनों चीजें हैं, चाबी वाला और वैलिड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेशन, तो कोई ट्रैकमैन, तो इन दोनों में जो सबसे जूनियर होगा वो उसका सही जवाब होगा। अगर ये दोनों सवाल में दोनों दिए हुए हैं तो जो जूनियर वाला जवाब उसे, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रैकमैन वैलिड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 25, रेल फ्रैक्चर पर टेम्पररी रिपेयर करने वाला सबसे छोटा अधिकारी कौन है?
द मिनिमम लेवल ऑफ ऑफिशियल टू डू इमरजेंसी सॉरी टेम्पररी रिपेयर ऑन द रेल फ्रैक्चर। तो इमरजेंसी रिपेयर करने के बाद बाकी सभी रिपेयर करने के लिए जो सबसे छोटा अधिकारी होता है वो जूनियर इंजीनियर ही होता है। जूनियर इंजीनियर हो सकता है या वहाँ का सेक्शन इंजीनियर भी हो सकता है, जो भी सेक्शनल ऑफिसर होंगे, लेकिन दोनों में पद के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जूनियर इंजीनियर होता है, इसलिए सबसे छोटा अधिकारी कहलाएगा जूनियर इंजीनियर। जैसे मैंने मैं बात किया था कि रेल फ्रैक्चर पर अस्थायी रिपेयर करने वाला छोटा अधिकारी, तो इमरजेंसी को छोड़कर सभी करने के लिए सबसे छोटा अधिकारी जो होता है वो होता है जूनियर इंजीनियर। तो यहाँ भी जवाब होगा जूनियर इंजीनियर। प्रश्न संख्या 27, रेल फ्रैक्चर पर डीस्ट्रेसिंग करने वाला सबसे छोटा अधिकारी। सेम सवाल है, यहाँ पर भी आपको ही चीज याद रखनी है कि सबसे छोटा अधिकारी जो यहाँ पर होगा वो होगा जूनियर इंजीनियर होगा। तो रेल फ्रैक्चर के केस में सिर्फ एक ही जगह पर कीमैन या जो ट्रैकमैन है जो वैलिड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट के साथ है वो अधिकृत होता है। बाकी जगहों के लिए सभी जो कॉम्पिटेंसी होल्डर्स होता है वो जूनियर इंजीनियर ही होता है। बकलिंग के केस में गाड़ी पास करने के लिए सबसे छोटा अधिकारी, तो बकलिंग के केस में जूनियर इंजीनियर सबसे छोटा अधिकारी होता है जो उसमें कोई भी एक्शन ले सकता है। बाकी का जो स्टाफ है, बाकी के जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ प्रोटेक्शन तो कर सकते हैं, इसके अलावा उसमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अतः बकलिंग के केस में गाड़ी पास करने वाला जो सबसे छोटा अधिकारी होगा वो होगा जूनियर इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 29, बकलिंग में टेम्पररी रिपेयर करने वाला सबसे छोटा अधिकारी, सेम सवाल और सेम लॉजिक, जूनियर इंजीनियर होगा यहाँ पर। बकलिंग में रेल कटिंग का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? बकलिंग के केस में काफी मात्रा में रेल के अंदर में तापमान जमा हो जाता है, और वैसे केसेस में अगर आप हाथ आरी से या मशीन आरी से अगर काटने का या डिस्क कटर से काटने का कोशिश कीजिएगा तो ये नहीं कट पाएगा, और कटेगा तो आपकी आरी बीच में फंस जाएगी। तो ऐसे केसेस में सिर्फ यहाँ पर गैस कटर का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा गैस कटर। क्वेश्चन नंबर 31, अनुरक्षण के बाद कंसोलिडेशन होने के दौरान रेल तापमान अगर TD+20 डिग्री से बाहर चला जाता है। जब आप अनुरक्षण का कोई कार्य कर रहे हो और रेल तापमान आपका TD+10 से बाहर चला गया, और TD+10 से अगर, क्योंकि आप TD+10 पर आप अनुरक्षण कर सकते हैं उस दौरान में, अगर वाइडर स्लीपर है तो TD+15 डिग्री तक कर सकते हैं। लेकिन अगर उस कंसोलिडेशन के दौरान अगर टेम्परेचर अगर बहुत तेज से राइज हो रहा है और TD+20 डिग्री से अगर ज़्यादा चला गया, तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस लोकेशन पर गति प्रतिबंध, आवश्यक गति लगाने पड़ेंगे, और मोबाइल वॉचमैन भी वहां पर डिप्यूट करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 32, गर्मी के गश्त के दौरान पेट्रोल मैन के पास कितनी लाल झंडी होती है? तो गर्मी के गश्त के पास पेट्रोल मैन के पास झंडियों की जो न्यूनतम संख्या जो रखता है वो रखता है 2। गर्मी के गश्त के दौरान पेट्रोल मैन के पास हरी झंडी कितनी होती है? तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसके बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि गर्मी के पेट्रोल मैन के पास हरी झंडी नहीं दी जाती, क्योंकि गर्मी के कंडीशन में गर्मी में जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो खतरा होता है बकलिंग का, और बकलिंग में जेई के अलावा या जूनियर इंजीनियर के अलावा किसी को गाड़ी पास करने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए गर्मी के गश्त के दौरान पेट्रोलमैन के पास कोई भी हरी झंडी नहीं दी जाती है, क्योंकि कोई उसकी अथॉरिटी की उसके पास आवश्यकता ही नहीं है। सर्दी के गश्त में पेट्रोलमैन के पास 3 रंगों वाली हाथ बत्ती कितनी होती है? ठंडी की पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो पेट्रोलमैन के पास जो 3 रंगों वाले हाथ बत्ती है उसकी, हाँ यहाँ पर सवाल गिनती नहीं पूछी गई है कि सर्दी के गश्त में क्या पेट्रोलमैन के पास 3 रंगों वाली हाथ बत्ती होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, क्योंकि वो पेट्रोलिंग के दौरान में उसे जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, सिग्नलिंग देनी है, वो तो ट्राई कर जो हाथ बत्ती है उसी के द्वारा दिया जा सकता है। सिंगल लाइन में गर्मी की गश्त की पेट्रोलमैन कितने बीट की होती है? प्रश्न संख्या 35 है ये, कि द बीट ऑफ पेट्रोलमैन ड्यूरिंग समर पेट्रोलिंग इन द सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन में पेट्रोलिंग जो रखी जाती है वो रखी जाती है, गर्मी की पेट्रोलिंग 2 किलोमीटर की रखी जाती है।
तो यहाँ पर अगर ध्यान रखेंगे आप कि गर्मी के गश्त में जो पेट्रोलमैन की बीट होती है वो सिंगल लाइन में 2 किलोमीटर की रखी जाती है और डबल लाइन में 1 किलोमीटर की रखी जाती है। लेकिन डबल लाइन में अगर एक ही लाइन में पेट्रोलिंग अगर चल रही है तो वैसे कंडीशन में वहां पर भी बीट 2 किलोमीटर की रखी जाएगी। सिंगल लाइन में सर्दी की गश्त की पेट्रोलमैन की बीट कितनी होती है? एक बात याद रखिए, बड़ा आसानी है याद रखना कि सर्दी की पेट्रोलिंग गर्मी के पेट्रोलिंग की डबल रखी जाती है। तो अगर सर्दी की पेट्रोलिंग अगर आपको याद है कि 2 किलोमीटर है तो उसकी डबल कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप इसे आसानी से याद रख पाएंगे। बकलिंग के कारण एलडब्ल्यूआर और सीडब्ल्यूआर में कौन सा फोर्स पैदा होता है? तो बकलिंग तभी होती है जब तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के कारण रेलों में कंप्रेसिव फोर्स पैदा होता है। तो इस चलते यहां पर कंप्रेसिव फोर्स पैदा होगा। रेल फ्रैक्चर के समय सीडब्ल्यूआर या एलडब्ल्यूआर में कौन सा फोर्स पैदा होता है? तो रेल फ्रैक्चर अमूमन ठंडी के टाइम में ही होता है। तो ठंडी के कारण जो रेल फ्रैक्चर होता है तो उसमें टेंसाइल यानी खिंचाव हो रहा है, तो तभी रेलें टूट जाती है, तो इसलिए टेंसाइल फोर्स पैदा होता है। कॉम्पिटेंसी प्रमाण पत्र की एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर पर कार्य करने की वैधता सीमा कितनी है? पहले अलग से एक एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर के लिए कोर्सेज डिजाइन किए जाते थे जिसकी कॉम्पिटेंसी वैलिड होती थी। तो वर्तमान में सभी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी जो है वो 5 साल है। तो इसे इसका जवाब हो जाएगा 5 साल। प्रश्न संख्या 40, 1660 स्लीपर घनत्व के साथ पीएससी स्लीपर पर 60 किलोग्राम प्रति रेल के साथ एलडब्ल्यूआर को जोन 1 में तापमान में कितने डिग्री तक की अनुमति दी जाती है? यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछा गया है ये स्पेशली ओवरऑल मैक्सिमम सवाल पूछा गया है कि ओवरऑल अगर एक कंडीशन देखी जाए कि 1660 का स्लीपर डेंसिटी हो, पीएससी स्लीपर हो, 60 केजी का रेल हो और जोन 1 में हो। एक्चुअली ये जो अनुमति है ये तो पीसी के थ्रू ही दिया जाता है, पर ये कितने डिग्री तक का ये दिया जा सकता है? और इसका जवाब होगा कि 6.5 डिग्री तक इसे अनुमति दी जा सकती है। 1660 स्लीपर घनत्व के साथ अगर पीएससी स्लीपर पर 60 किलोग्राम प्रति रेल मीटर के साथ एलडब्ल्यूआर को जोन 4 में, अभी हमने जोन 1 की बात की थी, अभी सीधे जोन 4 के बारे में बात कर रहे हैं, तो जोन 4 में कितने डिग्री तक की अनुमति दी जा सकती है? सेम कंडीशन यहाँ भी, हम ये अनुमति पीसी ही देंगे। तो ये अनुमति कितने तक दी जा सकती है? तो ये अनुमति दी जा सकती है 6 डिग्री के कर्व तक के लिए अनुमति दी जा सकती है। एक बात याद रखें कि ये सेम कंडीशन जोन 4 और जोन 3 के लिए समान रूप से लागू होता है और जोन 1 और जोन 2 के लिए भी समान रूप से लागू होता है। तो अतः जो क्वेश्चन नंबर 42 है कि 1660 स्लीपर घनत्व के साथ पीएसए स्लीपर पर 60 किलोग्राम प्रति रेल मीटर प्रति रेल के साथ एलडब्ल्यूआर को जोन 2 में कितने डिग्री तक का, जैसा मैंने बताया था कि जोन 1 और जोन 2 में सेम है, तो यहां पर भी कितना होगा? 6.5 डिग्री। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 43 में देखें, 1660 स्लीपर घनत्व के साथ पीएसए स्लीपर पर 60 किलोग्राम प्रति मीटर रेल के साथ एलडब्ल्यूआर को जोन 3 में तापमान कितने डिग्री तक की अनुमति दी जा सकती है? तो यहाँ पर भी सिमिलरली जोन 4 के हिसाब से जोन 4 और जोन 3 में सेम रहेगा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 6 डिग्री तक का। क्वेश्चन नंबर 44, एक स्थान पर रेल तापमान नक्शे में 35 ब्रैकेट में 35 लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर की संख्या किस चीज को दर्शाती है? तो जब भी नक्शे पर आप इस प्रकार कुछ लिखा हुआ देखें किसी लोकेशन के बारे में, तो आप ये बहुत आसानी से समझ जाएं कि अंदर का जो तापमान है वो मीन रेल टेम्परेचर है, यानी कि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का औसत। प्रश्न संख्या 45, एक स्थान पर रेल तापमान नक्शे में 75 ब्रैकेट में 35 लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट की बाहर की संख्या क्या बताती है? तो यहाँ पर जो ये जो अंतर बताया जाता है ये हमारे पास है कि ये तापमान अंतर को बताता है। जैसे कि हम पिछले वाले सवाल में जो मीन रेल टेम्परेचर की बात किया था, मीन रेल टेम्परेचर क्या था? 35 जो था वो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का औसत था। यानी कि अगर न्यूनतम तापमान ए है और अधिकतम तापमान बी है तो ए प्लस बी अपॉन 2 होगा।
जबकि 45 में ये बोला जा रहा है कि जो बाहर में लिखा हुआ है इस तापमान का मतलब क्या है। तो बाहर में जो तापमान लिखा हुआ है ये अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का अंतर है। तो जैसे कि अगर मान लिया जाए कि किसी जगह का तापमान, अधिकतम तापमान बी है और न्यूनतम तापमान ए है, तो बी माइनस ए जो होगा वो 75 के बराबर में होगा। तो यहाँ पर जवाब होगा तापमान अंतर होगा टी मैक्स माइनस टी मिनिमम। डीस्टेसिंग करते समय रोलर्स लगाने की अधिकतम दूरी क्या है, यानी कितने से कितने स्लीपरों के बाद रोलर्स लगाए जाते हैं। तो ये प्रत्येक 15वें स्लीपर पर रोलर्स को लगाया जाता है डीस्टेसिंग करते वक्त में। LWR CWR में स्लूइंग के दौरान बारी को ऊर्ध्वाधर से कितने एंगल पर रखा जाता है। तो जब भी हम स्लूइंग कर रहे होते हैं तो वर्टिकल से हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि वर्टिकल से, जैसे मान लिया कि ये हमारा वर्टिकल है, तो जो आप बारी अगर आप लगाने जा रहे हैं उसकी डिग्री यहाँ पर जो आपके पास आएगी कुछ इस प्रकार होगी ये। तो इन दोनों, इनके बीच का जो अंतर है, एंगल जो है वो 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इसका जवाब होगा कि 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। 48 से क्वेश्चन नंबर है 48। मशीन अनुरक्षण में LWR CWR में पियर से स्लीपर एक बार में अधिकतम कितने लिफ्टिंग की जा सकती है। तो एक बार में अधिकतम 50 mm की लिफ्टिंग की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 49। अनुरक्षण के दौरान LWR अथवा CWR में लिफ्टिंग या लोअरिंग करने के लिए न्यूनतम लेवल का सुपरवाइजर क्या होगा। तो इसके लिए जो दी बताया गया है कि जूनियर इंजीनियर जो होगा वो सबसे न्यूनतम लेवल का सुपरवाइजर होगा जो इस काम का सुपरविजन कर सकता है। ACJ का तेल ग्रीस प्रत्येक कितने दिन में किया जाता है। तो हर पखवाड़े में किया जाता है। वैसे पखवाड़े का मतलब 14 दिन होता है, पर सामान्य भाषा में हम इसे 15 दिन ही मान करके चलते हैं। तो हर 15 दिन या पखवाड़े में किया जाता है। ACJ का निरीक्षण चाबी वाले द्वारा कब किया जाता है। तो वो प्रतिदिन उसको करना होता है। जब भी वो जाता है तो ACJ का निरीक्षण करते हुए जाता है। तो सामान्य जो इंस्पेक्शन है ACJ का उसे प्रतिदिन किया जाता है। 15 दिन पर तो उसका पूरा होल इंस्पेक्शन किया जाता है ACJ का। और तेल ग्रीस के साथ में ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग जब पूछा जाएगा तो बाकी तो प्रतिदिन ही वो ACJ का निरीक्षण करता है। जब भी वो LWR से गुजरता है तो ACJ का निरीक्षण करता है, उसके गैप का निरीक्षण करता है। और आज का आखिरी सवाल है कि रबड़ पैड बदलने के लिए दोनों तरफ कम से कम स्लीपरों की फिटिंग इंटैक्ट होनी चाहिए, यानी किसी स्लीपर पर अगर आप रबड़ पैड बदल रहे हैं तो दोनों तरफ कम से कम कितने स्लीपर इंटैक्ट होने चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर नियम है कि अगर जब भी फिटिंग बदलने के लिए अगर आपको रेल उठाने की जरूरत पड़ जाती है तो वैसे कंडीशन में दोनों तरफ कम से कम 30 स्लीपरों की फिटिंग इंटैक्ट होनी चाहिए। तो आप बताइए क्या रबड़ पैड को बिना रेल को उठाए हुए क्या रबड़ पैड बदला जा सकता है। ERC आपको खोलनी पड़ेगी। तो इस ढंग से इसे कम से कम 30 स्लीपर के बाद ही इसे बदल पाएंगे। अच्छा तो दोस्तों आज का हमारे 52 सवालों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न काफी उपयोगी हैं और कई परीक्षाओं में इनसे सवाल पूछा गया है। अगली बार हम फिर किसी और टॉपिक पर जोनल रेलवे ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर के द्वारा बनाए गए पुराने प्रश्न पत्र को में मॉडिफिकेशन करके हम आपके पास फिर से पेश करेंगे। आपकी सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, आप इसे सब्सक्राइब करें और कम से कम किसी एक मित्र को इसे जरूर शेयर करें। खासतौर पर जो ट्रैकमैन है, जो जेई बनने की इच्छा रखते हैं या जो रेलवे ट्रैक को ईमानदारी से, मेहनत से, नियमों के अधीन अनुरक्षण करना चाहते हैं, उनके साथ ही जरूर शेयर करें। धन्यवाद।